गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं आपकी विज्ञान की अध्यापिका आज आपको आपकी पुस्तक का पाठ 4 पढ़ाने जा रही हूँ, जिसका नाम है पदार्थों का पृथक्करण। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं आज की क्लास। बेटा, पाठ 4 है आपका पदार्थों का पृथक्करण। तो बेटा, हम अपने आसपास कई प्रकार के पदार्थ देखते हैं, और जो पदार्थ होते हैं वह प्राकृतिक रूप से कुछ पदार्थ हमारे पाए जाते हैं, तथा कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो मानव निर्मित होते हैं। जो पदार्थ हमें प्राकृतिक रूप से मिले होते हैं उन्हें प्राकृतिक पदार्थ कहा जाता है, तथा जिन पदार्थों को मानव स्वयं के द्वारा बनाता है उनको कृत्रिम पदार्थ या मानव निर्मित पदार्थ कहा जाता है। प्रत्येक वस्तु किसी न किसी पदार्थ से मिलकर बनी होती है, तथा एक या एक से अधिक पदार्थों से मिलकर जो बनता है उसे मिश्रण कहते हैं। और जो एक ही पदार्थ से मिलकर वस्तु बनी होती है वह शुद्ध कहलाती है, तथा दो या दो से अधिक तत्वों या यौगिक अणुओं से मिलकर जो बनती है वह अशुद्ध कहलाती है। आगे देखते हैं बेटा। लेकिन कुछ पदार्थ से हम केवल उपयोगी तत्व ही उपयोग करते हैं, तथा उन्हें अनुपयोगी तत्वों से अलग करते हैं। उदाहरण, हम चाय पीने से पहले पत्ती को छानकर अलग करते हैं, तथा चावल, चना, गेहूं आदि से कंकड़ पत्थर निकालते हैं। बहुत से पदार्थ दो या दो के अधिक मिलाने से बनते हैं, जैसे कि वायु में ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और जलवाष्प रहती है। ठीक है, इस प्रकार के पदार्थ मिश्रण कहलाते हैं, क्योंकि ये दो या दो से अधिक पदार्थों से मिलकर बने होते हैं। वह क्रिया जिसके द्वारा उपयोगी पदार्थ में से अनुपयोगी पदार्थ को अलग किया जाता है वह पृथक्करण कहलाता है। आगे चलते हैं बेटा। पदार्थों के पृथक्करण की विधियां। अशुद्धि से अनाज का पृथक्करण। तो बेटा, कुछ विधियां ऐसी हैं जिसके द्वारा हम पदार्थ से अशुद्धियों को दूर कर सकते हैं, जैसे कि आजकल हम अपने जीवन में मिश्रण में से अशुद्धियों को अलग करने के लिए विभिन्न प्रकार की विधियों का यूज कर रहे हैं, उपयोग कर रहे हैं, तथा कुछ चीजें ऐसी हैं जिनको हम पहले ही अलग करके खाते हैं। जैसे कि केला खाने पर हम उसका छिलका पहले ही अलग कर दें, उसके उपयोगी भाग को ग्रहण कर लेते हैं। आगे देखते हैं। पानी में चाय या नमक मिलाने पर यह विलुप्त हो जाती है, लेकिन चीनी के घुलने पर बनने वाले विलयन से जल में अपने आप मूल गुण नहीं होते। किसी मिश्रण में से तत्वों को पृथक करने की विभिन्न विधियां हैं। इन विधियों के बारे में चलिए हम जानते हैं कि किस प्रकार से हम अशुद्धियों को दूर कर सकते हैं और किस किस प्रकार की विधियों को इसमें उपयोग में लाया जा सकता है। चलिए देखते हैं बेटा। एक मिश्रण से अघुलनशील ठोसों को पृथक करने की विधियां। तो बेटा, मिश्रण से ऐसे पदार्थ जो उसमें नहीं घुलते उनको अलग करने के लिए विधियों का उपयोग होता है, जिसमें पहली है आपकी चुगना या बीनना। चुगना या बीनना एक ऐसी विधि है जिसके अंतर्गत गेहूं तथा अनाज से अशुद्धियों को दूर किया जाता है। इस विधि का उपयोग हम तभी कर सकते हैं जब गेहूं तथा अनाज के अंदर पाए जाने वाली जो अशुद्धियां हैं वह कम मात्रा में उपस्थित हो। तभी हम उनको बीन कर या चुग कर अलग जल्दी से कर सकते हैं। अगर वह अशुद्धियां अधिक मात्रा में पाई जाएंगी तो उसको हम बीन कर या चुग कर ज्यादा समय हमें लगेगा, तो कम समय में नहीं कर पाएंगे, तो ये विधि वहां पे फेल हो जाएगी। आगे देखते हैं। दूसरी विधि है हमारी छानना। जब मिश्रण के जो अवयव होते हैं उनका आकार अलग अलग प्रकार का होता है, तब हम इस विधि का उपयोग करते हैं, क्योंकि छलनी के प्रयोग करने से जो बारीक कण होते हैं वो छन्नी के छिद्रों के द्वारा बाहर निकल जाते हैं, तथा जो मोटे कण होते हैं वह छन्नी के ऊपर ही रह जाते हैं। जैसे कि आपने अपने घरों में भी अपनी माताओं को छलनी में आटा छानते हुए देखा होगा। क्या होता है बेटा, जो आटा होता है बारीक होता है, और बारीक होने के कारण वह छन्नी के अंदर से निकल जाता है, तथा जो भूसी होती है वह आटे के ऊपर ही रह जाती है। इस प्रकार हम छानने का उपयोग पदार्थों में से अशुद्धियों को दूर करने के लिए करते हैं। आगे चलते हैं।
पीटना। इस प्रक्रिया का जो उपयोग है वह गेहूं से बालियों से अनाज अलग करने के लिए किया जाता है। प्रत्येक बाली पर अनाज के कई दाने लगे होते हैं, जिसको धीरे धीरे एक बंडल बनाया जाता है और इस बंडल को सुखा लिया जाता है। बंडल को सुखाने के बाद बालियों को काटकर जब बंडल बना लिए जाते हैं, सुखाने के बाद ये बालियां व्यक्तिगत रूप से मशीन या थ्रेशर द्वारा पृथक की जाती हैं। लेकिन जब इन्हें हमें अलग अलग एक एक व्यक्ति को अलग रूप से अलग करना हो, पृथक करना हो, तो इसके लिए हम इन बालियों को पत्थर पे पीटते हैं, जिसके कारण जो गेहूं के दाने होते हैं वह अलग हो जाते हैं। आगे चलते हैं। ओसाना। तो बेटा ओसाना विधि में क्या होता है? मोस्टली ज्यादातर जो होते हैं किसान इस विधि का प्रयोग गेहूं से अशुद्धियों को दूर करने के लिए करते हैं, क्योंकि पीटने की क्रिया के बाद जो अनाज होता है उसके बाद उसमें ओसाने की क्रिया की जाती है। इसके अंदर गेहूं है वह भूसे के मिश्रण को एक निश्चित ऊंचाई से गिराया जाता है, जिसके कारण वायु में आने के कारण जो छोटी छोटी भूसी के कण होते हैं वह वातावरण में जाकर अलग हो जाते हैं तथा गेहूं के मोटे कण नीचे बैठते रहते हैं, तथा जो गेहूं नीचे बैठता रहता है वह शुद्ध होता चला जाता है। उसके अंदर की अशुद्धियां जो भूसी है वो धीरे धीरे खत्म होती जाती है। आगे देखते हैं। मिश्रण के अवयवों के पृथक्करण की कुछ सामान्य विधियां। तो बेटा मिश्रण की कुछ सामान्य विधियां हैं जिसके कारण हम पदार्थों से अशुद्धि अलग कर सकते हैं। चलिए इन्हें देखते हैं। पहली है आपकी चुंबकीय पृथक्करण। चुंबकीय पृथक्करण एक ऐसी विधि है जिसमें चुंबक के द्वारा किसी अचुंबकीय पदार्थ से चुंबक को अलग किया जाता है और ऐसी विधि को चुंबकीय विधि कहा जाता है। इसका प्रयोग फैक्ट्रियों में अशुद्धि को चुंबक द्वारा पृथक करने में किया जाता है। आगे चलते हैं। आपकी नंबर 2 विधि है अवसादन तथा निथारना। तो अवसादन तथा निथारने की विधि मिश्रण के विभिन्न विभिन्न घनत्व के सिद्धांत पर आधारित है। आपके मिश्रण में जो अशुद्धियां हैं उनका भार कितना है, कैसा है, ये उसके घनत्व पर आधारित होती है। दो द्रव परस्पर मिश्रित नहीं होते, दो द्रव हमेशा एक दूसरे के अंदर पूरी तरह नहीं घुलते। यह विधि एक अघुलनशील द्रव को दूसरे द्रव से पृथक करने के लिए उपयोग में लाई जाती है, जैसे कि तेल तथा पानी का मिश्रण, क्योंकि तेल और पानी आपस में अविलय होते हैं, जिन्हें यदि पानी व तेल के मिश्रण को कुछ समय के लिए ठहरने दिया जाए तो दो सतह की परतें बन जाती है, जिन्हें निथार कर अलग कर लिया जाता है। आगे देखते हैं। आपका बेटा क्रियाकलाप 1 रेत व लोहे के कणों का मिश्रण एक शक्तिशाली चुंबक तथा एक कागज की शीट लीजिए। कागज की शीट पर रेत व लोहे के कणों का मिश्रण फैला दीजिए। अब चुंबक को मिश्रण में घुमाइए तथा लोहे के कण चुंबक के सिरे पर चिपक जाते हैं। जब लोहे के सभी कण मिश्रण से न हट जाएं, जब तक यह प्रक्रिया को आप दोहराते रहिए। ठीक है बेटा, तो यह आपका एक क्रियाकलाप है जिसके अंदर आप रेत व लोहे के कणों का एक मिश्रण लेंगे और एक शक्तिशाली चुंबक तथा एक कागज की शीट लेंगे। इन सबको लेने के बाद आप क्या करेंगे, कागज की शीट पर वह रेत और लोहे का मिश्रण डाल देंगे और इस चुंबक को फिर उस कागज के पास लेके जाएंगे। जो आपके चुंबक के सारे कण हैं वो आपके चुंबक के ऊपर आकर चिपक जाएंगे तथा रेत अलग हो जाएगा। इस प्रकार से हम चुंबक को उससे अलग कर लेते हैं। आगे देखते हैं। आपका क्रियाकलाप 2 मिट्टी वाले पानी से स्वच्छ जल को अलग कीजिए। तो बेटा मिट्टी वाले पानी से आधा भरा बीकर, एक कांच की छड़ तथा एक खाली बीकर या फ्लास्क लीजिए। मिट्टी वाले पानी को आधे घंटे के लिए ठहरने दीजिए। चिकनी मिट्टी व रेत भारी होने के कारण बीकर की तली में बैठ जाती है। यह प्रक्रिया तल छटीकरण
कहलाती है। तो बेटा जब आप एक बीकर लेंगे और उसके अंदर रेत तथा मिट्टी भरी होगी और उसके अंदर आप एक छड़ी से उसे हिलाएंगे तथा कुछ देर उसे ऐसे ही रहने देंगे, आप देखेंगे कि कुछ देर बाद जो आपका रेत है या मिट्टी है वो पानी के नीचे तली में बैठ जाती है। इस प्रक्रिया को तलछटीकरण या लोडिंग भी कहा जाता है। आगे देखते हैं। अब दूसरे बीकर में एक कांच की छड़ रखिए। पहले बीकर में मिट्टी के ऊपर एकत्रित स्वच्छ जल को छड़ पर से इस प्रकार प्रवाहित कीजिए कि मिट्टी ना हिले। जब अधिकतम स्वच्छ जल अलग हो जाए तो उड़ेलना बंद कर दीजिए। इस प्रकार से स्वच्छ जल को पृथक करने की यह विधि निथारना कहलाती है। तो बेटा जब वह बीकर के अंदर नीचे जल बैठ जाता है तो आप उसको देख सकते हैं कि ऊपर का जल स्वच्छ है तथा नीचे जिसमें अशुद्धियां बैठी हुई हैं वह गंदा है। तो आप उसे निथार कर दूसरे बीकर में उड़ेल कर अलग कर सकते हैं। इस प्रकार आपका स्वच्छ जल अलग हो जाता है। आगे चलते हैं। ठोस जो जल में अघुलनशील होते हैं तथा मिश्रण के अन्य तत्वों से भारी होते हैं, अवसादन तथा बाद में निथार कर अलग कर लिए जाते हैं, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया था। तथा जल व अघुलनशील पदार्थ के मिश्रण में भारी व अघुलनशील कणों को पृथक करने की यह विधि अवसादन कहलाती है। और बिना हिलाए स्वच्छ जल को अलग करने की क्रिया निथारना कहलाती है। फिर है बेटा आपका नंबर 3 विधि फिल्टीकरण तथा वाष्पीकरण। तो फिल्टीकरण में क्या होता है, एक फिल्टर के द्वारा किसी द्रव के अंदर जो अशुद्धियां पाई जाती है उनको अलग करने की विधि को फिल्टीकरण कहते हैं। फिल्टीकरण में छिद्रों का आकार हटाए जाने वाले कणों के आकार पर निर्भर करता है। आगे देखते हैं। देखिए इसका उदाहरण, चाय को एक छलनी द्वारा छाना जाता है जबकि जल को मलमल के कपड़े द्वारा या फिल्टर पेपर द्वारा छाना जाता है, क्योंकि पदार्थों को शीघ्रता से अधिक मात्रा में फिल्ट्रित करने के लिए अन्य सरंध्र पदार्थ जैसे कपास, रुई, चारकोल और रेत की परतों को फिल्टर की भांति उपयोग किया जाता है। फिल्टरीकरण का प्राय हमारे घरों, प्रयोगशालाओं तथा फैक्ट्रियों आदि में प्रयोग किया जाता है। फिल्टरीकरण का मुख्य उपयोग बड़े पैमाने पर जल को शुद्ध करने में होता है। शहर में सीवर के पानी को बंद न करके इसमें ठोस पदार्थों की पन्नी आदि अलग करके फिल्ट्रेट किया जाता है। तो बेटा फिल्ट्रेशन विधि का उपयोग हमारे यहाँ पे जल को शुद्ध करने के लिए मुख्य तौर पर किया जाता है। आगे चलते हैं। क्रियाकलाप 3, फिल्टीकरण तथा वाष्पीकरण से नमक व रेत के मिश्रण को अलग कीजिए। तो जल से भरे बीकर में नमक व रेत का मिश्रण डालिए। एक कांच की छड़ से विलयन को हिलाइए। नमक पानी में घुल जाता है जबकि रेत शेष बच जाता है। चित्र में दिखाए गए शंक्वाकार फिल्टर पेपर लीजिए, इसे एक कीप में रखिए तथा कीप को स्टैंड पर रखिए। एक साफ बीकर कीप के नीचे रखिए। तो बेटा इन्होंने कहा है कि फिल्टरीकरण तथा वाष्पीकरण से आप नमक व रेत के मिश्रण को अलग कीजिए। इसके लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले एक जल से भरा बीकर लेंगे, उसके अंदर रेत तथा नमक का मिश्रण डालेंगे और एक कांच की छड़ से विलयन को हिलाएंगे। उसके बाद नमक जो होगा पानी में घुल जाएगा तथा उस पानी में रेत भी होगा, रेत आपका शेष नीचे बैठ जाएगा। चित्र में आपको दिखाया गया है कि एक शंक्वाकार फिल्टर पेपर है, उसको आप बीकर के ऊपर रखेंगे और कीप को स्टैंड पे रखने के बाद एक साफ बीकर कीप के नीचे रखेंगे। आगे देखते हैं। कांच की छड़ से धीरे धीरे मिश्रण को फिल्टर पेपर इस प्रकार डालिए कि द्रव शंकु की कोर के नीचे ठहरे। बीकर में एकत्रित द्रव रेत से मुक्त नमक वाला पानी है। यह नमक वाला पानी छनित कहलाता है तथा फिल्टर पेपर में बची ठोस रेत अवक्षेप कहलाती है। कीप से फिल्टर पेपर को हटा दिया जाता है तथा रेत हटाने के लिए सुखाया जाता है। तो बेटा जब आप इस फिल्टर पेपर के ऊपर वो रेत और नमक के विलयन वाला पानी डालेंगे तो रेत आपका फिल्टर पेपर के ऊपर रह जाएगा और जो नमक वाला पानी है वह आपका फिल्टर पेपर के अंदर से नीचे दूसरे बीकर में आकर इकट्ठा हो जाएगा। आगे देखते हैं। इस क्रिया को हम फिल्टीकरण क्रिया कहते हैं तथा
छनित को चौड़े मुंह वाली बोतल में डालिए, इसे जाली पर रखकर स्टैंड लगाकर गर्म कीजिए। आप पाएंगे कि जल सफेद अवशेप छोड़कर वाष्पीकृत हो जाता है। यह ठोस अवशेप साधारण नमक का शुद्ध नमूना है। फिर जो पानी आपका बीकर में इकट्ठा हुआ है, नमक वाला पानी, उसे आप गर्म कीजिए। गर्म करके आप देखेंगे कि जो पानी है वो वाष्प बन के उड़ जाता है तथा सफेद नामक एक जो पदार्थ होता है वह आपके बर्तन में रह जाता है, जिसे नमक का शुद्ध रूप माना जाता है। आगे चलते हैं। आपकी लोडिंग क्या है? किसी लटकाव में कोई रसायन बांधकर अवसादन की दर में वृद्धि को लोडिंग कहा जाता है। अधिकतम शहरों एवं गांवों में नदियों व झीलों के पानी की घरेलू उपयोग के लिए पूर्ति की जाती है। अवसादन की प्रक्रिया में इसमें से मिट्टी व रेत के कणों को अलग करने में यह प्रयोग की जाती है। अवसादन की दर बढ़ाने के लिए जल में कुछ फिटकरी डालते हैं। फिटकरी से पानी में रेत व मिट्टी के कण परस्पर एकत्रित हो जाते हैं, अतः वह भारी होने के कारण धीरे धीरे बैठने लगते हैं। तो बेटा, अवसादन की प्रक्रिया को बढ़ाने के लिए लोडिंग या तल छट्टीकरण की प्रक्रिया की जाती है। इसके अंदर जो अशुद्धियां होती है पानी में भारी होने के कारण, वह उसके तल में नीचे बैठ जाती हैं, जैसे कि रेत तथा मिट्टी पानी के नीचे बैठती चली जाती हैं और ऊपर का पानी साफ व स्वच्छ होने लगता है। आगे चलते हैं। क्रियाकलाप 4। लोडिंग के द्वारा मिट्टी वाले पानी से स्वच्छ जल को अलग कीजिए। तो बेटा, जल से भरे बीकर में 2 चम्मच भरी मिट्टी, फिटकरी का एक टुकड़ा और सूती धागा लीजिए। लंबे सूती धागे में एक फिटकरी का टुकड़ा बांधिए। बीकर में पानी डालिए तथा इसके बाद मिट्टी डालिए। इतना हिलाइए कि पानी में मिट्टी घुल जाए। फिटकरी के टुकड़े को मिट्टी वाले पानी में डुबाएं तथा इससे ऊपर व नीचे हिलाएं। कुछ मिनट में आप पाएंगे कि मिट्टी बीकर में नीचे बैठ जाती है तथा स्वच्छ जल मिट्टी के ऊपर एकत्रित हो जाता है। तो बेटा, आप इसमें क्या करेंगे? सबसे पहले पानी से भरा एक बीकर लेंगे, जिसके अंदर आप मिट्टी तथा रेत को डालेंगे। अब आपको इस मिट्टी और रेत को पानी से अलग करना है तथा स्वच्छ पानी को इसमें से निकालना है। उसके लिए आप इसमें एक धागे से फिटकरी का टुकड़ा बांध कर डालेंगे तथा इसे हिलाएंगे। हिलाने के बाद आप कुछ टाइम बाद देखेंगे, फिटकरी डालने के बाद इसमें मिट्टी तथा जो रेत के कण हैं वो नीचे की ओर बैठना शुरू हो जाते हैं तथा जो साफ पानी है वह ऊपर की ओर आके साफ होने लगता है। इस प्रकार हम साफ पानी को मिट्टी तथा रेत से अलग कर सकते हैं, जिसको लोडिंग कहा जाता है। आगे चलते हैं। विशेष जल फिल्टर, इनको घरेलू जल फिल्टर भी कहते हैं। पीने के लिए शुद्ध पानी प्राप्त करने के लिए आजकल इन फिल्टरों का उपयोग अधिकतर किया जा रहा है। इनका उपयोग हमारे घरों, स्कूलों, दफ्तरों तथा अस्पतालों में भी किया जाता है। इनके अंदर बिना पॉलिश की हुई चाइना डिश का सरंध्र पात्र फिल्टर की भांति कार्य करता है, जो पात्र की अशुद्धियों को रोक लेता है तथा पानी को साफ पीने योग्य बनाता है। आगे है आपका एक वैद्युत जल फिल्टर। दूसरे प्रकार के बिजली से चलने वाले जल फिल्टर, जो कि हमारे घरों में मुख्यतः रूप से प्रयोग किए जा रहे हैं, जिनको एक्वागार्ड कहते हैं। इन फिल्टर में एक विशेष प्रकार का रेजिन जल उपस्थित होता है, जो ठोस कणों को फिल्ट्रेट करने में प्रयोग किया जाता है। उसके बाद फिल्टरित जल को पराबैंगनी प्रकाश युक्त दूसरे सिलेंडर से गुजारा जाता है तथा ये किरणें जल में उपस्थित कीटाणु, रोगाणुओं को नष्ट कर देती है और पानी को पीने योग्य बनाती है। आगे देखते हैं बेटा। शहर की जल व्यवस्था। बड़े शहरों में पीने के पानी की पूर्ति प्राय नदियों के जल से की जाती है, जो पानी पीने योग्य नहीं होता, क्योंकि इसमें अधिक मात्रा में अशुद्ध तथा हानिकारक सूक्ष्म जीव होते हैं। नदियों का पानी शुद्धिकरण निम्नलिखित चरणों में किया
जाता है। तो बेटा बड़े बड़े शहरों में जो पीने का पानी है वह अधिकतर नदियों से आता है, और नदियों का जो पानी है वो पूर्ण रूप से स्वस्थ व साफ नहीं होता। तो उसको साफ करने के लिए निम्नलिखित विधियां हैं जिनके बारे में हम पढ़ेंगे। पहली है हमारी तलछटीकरण, जिसके बारे में हमने पहले भी पढ़ा है। तलछटीकरण नदियों के जल को बड़ी बड़ी टोकरियों में से लाकर पहले इकट्ठा कर लिया जाता है, तथा बाद में जो इसमें घुली अशुद्धियां होती हैं वह भारी होने के कारण नीचे बैठ जाती हैं, तथा इसमें फिटकरी डालने पर जो भारी अशुद्धियां होती हैं उन्हें अलग कर देते हैं। जो स्वच्छ जल होता है वह ऊपर आ जाता है, तथा इस प्रकार हमें स्वच्छ जल प्राप्त होता है। आगे देखते हैं फिल्टीकरण। फिल्टीकरण में क्या होता है, इसमें आंशिक रूप से स्वच्छ जल को रेत, चारकोल तथा कंकड़ की तरह बिछे हुए टैंकों में से गुजारा जाता है। तो बेटा इसमें क्या होता है, जो जल हमारा फिल्ट्रेट हो जाता है उस जल को हम रेत, चारकोल तथा कंकड़ की तह में बिछे हुए टैंकों में से गुजारते हैं, तथा इसमें घुली जो अशुद्धियां होती हैं वह अलग हो जाती हैं। आगे चलते हैं। शुद्धिकरण क्या है, हानिकारक सूक्ष्म जीवों को हटाना शुद्धिकरण कहलाता है, जिसमें कि फिल्ट्रित जल में जो हमारे रोगाणु होते हैं वह बहुत ज़्यादा हमारे लिए भयानक होते हैं। उनसे हमें विभिन्न प्रकार की बीमारियां जैसे कि हैजा, पेचिस, टाइफाइड आदि हो जाती हैं। तो फिल्ट्रित जल में हम ब्लीचिंग पाउडर तथा क्लोरीन की गैस को डालकर सूक्ष्म जीवों को मार देते हैं, जिसके कारण जो जल है वह पीने योग्य बन जाता है, और फिर जल को ऊंची टंकियों में डाल दिया जाता है जहां से इसकी पूर्ति हो सके। आगे देखते हैं। नंबर 4 है आपका मंथन। मंथन क्या है, मिश्रण के हल्के कणों को भारी कणों से पृथक करने की विधि को मंथन या सेंट्रीफ्यूगेशन कहा जाता है। तो किसी मिश्रण में से उसके भारी कणों में से हल्के कणों को पृथक करना क्या कहलाता है, मंथन कहलाता है। जैसे कि उदाहरण है, जब मिक्सर ग्राइंडर में कुछ समय तक दूध को भिगोया जाता है तो हल्की क्रीम इसकी सतह पर तैरने लगती है, जिसे बाद में अलग कर लिया जाता है। इसी प्रकार जब दही को भिगोना या मिक्सर से कुछ समय तक भिगोया जाता है तो इसकी सतह पर मक्खन तैरने लगता है, जिसे बाद में अलग कर लिया जाता है। आगे देखते हैं बेटा क्रियाकलाप 5। मिश्रण से साधारण नमक, खड़िया तथा लोहे कण के कणों को अलग कीजिए। तो कागज की एक शीट पर साधारण नमक, खड़िया, लोहे के कणों वाले मिश्रण को फैलाइए। ठीक है, एक कागज लीजिए, उसके ऊपर आप क्या करिए, नमक लीजिए, खड़िया लीजिए तथा लोहे के कणों वाले मिश्रण को फैला लीजिए। मिश्रण के पास एक छड़ चुंबक लाइए। आप पाएंगे कि लोहे के कण चुंबक पर चिपक जाते हैं। इस प्रक्रिया को कई बार दोहराने पर मिश्रण में उपस्थित सभी लोहे के कण पृथक हो जाते हैं। जब आप उस कागज पे इन तीनों के कण फैला लेंगे तो उसके पास एक चुंबक को लेकर आएंगे, और आप देखेंगे कि चुंबक के ऊपर, कागज के ऊपर पड़े जितने भी चुंबकीय कण हैं आकर चिपक जाएंगे। बार बार इस प्रक्रिया को दोहराने से वह सारे कण चुंबक के ऊपर आके चिपक जाएंगे और उससे अलग हो जाएंगे। आगे देखते हैं। शेष मिश्रण को जल में घोलिए। इस घुले विलयन को अच्छी तरह हिलाइए। नमक घुल जाता है परंतु खड़िया नहीं घुलती। मिश्रण को छानिए तथा इस छनित बीकर में एकत्र कीजिए। खड़िया फिल्टर पेपर पे शेष रह जाती है। छनित को खैना डिश में डालिए तथा इसे एक ज्वाला पर गर्म कीजिए। जल वाष्पित हो जाता तथा डिश में साधारण नमक बच जाता है, जैसा कि अभी हमने ऊपर वाष्पीकरण की क्रिया में भी किया था, तथा छानकर और फिल्टर करके भी दो पदार्थों को अलग किया था। आगे चलते हैं बेटा शुद्ध पदार्थ। तो शुद्ध पदार्थ क्या होते हैं? शुद्ध पदार्थ वह पदार्थ होता है जो एक पदार्थ अथवा एक यौगिक से मिलकर बना होता है, तथा इसमें पाए जाने वाले जो यौगिक हैं वो उनका जो संगठन होता है वह एक ही प्रकार का होता है। इन्हें समांगी कहते हैं और इसमें एक समान संगठन रहता है। आगे देखते हैं। चीनी तथा साधारण नमक जैसे पदार्थ शुद्ध पदार्थ कहलाते हैं। सोना, चांदी, पारा, कार्बन डाइऑक्साइड, जल तथा गंधक
सल्फर शुद्ध पदार्थों के अन्य उदाहरण हैं। मिश्रण क्या होता है? विभिन्न पदार्थों के कणों अणु के दो या अधिक प्रकारों से मिलकर बने पदार्थ को मिश्रण कहा जाता है। मिश्रण के अंदर एक से अधिक प्रकार के पदार्थ हो सकते हैं तथा प्रकृति में कोई भी पदार्थ ऐसा नहीं है जो 100% तक शुद्ध हो। कई बार हम अपनी अच्छी इच्छा के अनुसार मिश्रण को तैयार करते हैं, जैसे कि हम घर में मिल्क शेक बनाते हैं, आइसक्रीम बनाते हैं, फलों की चाट बनाते हैं तथा दूध, जल, क्रीम, खनिज, विटामिन, प्रोटीन का मिश्रण है। वायु, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल वाष्प का एक मिश्रण है। आगे चलते हैं। वे पदार्थ जो मिश्रण बनाते हैं अवयव कहलाते हैं। मिश्रण के अवयव से उसके गुणों का पता चलता है। ये गुण वे हैं जिनसे मिलकर वह बना होता है। इस प्रकार से एक अंतहीन सूची तैयार की जा सकती है, जिसमें कि हम देखते हैं शुद्ध पदार्थों व मिश्रणों में अंतर। तो बेटा शुद्ध पदार्थ और मिश्रण में क्या क्या अंतर होता है, तो चलिए पढ़ते हैं। जो हमारे शुद्ध पदार्थ होते हैं वह केवल एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बने होते हैं। उदाहरण सभी तत्व और यौगिक शुद्ध पदार्थ हैं। जो मिश्रण है दो या दो से अधिक प्रकार के कणों से मिलकर बने होते हैं। उदाहरण चीनी का घोल चीनी व पानी का एक मिश्रण है। चीनी का घोल चीनी व पानी का एक मिश्रण है। आगे देखते हैं। शुद्ध पदार्थ समांगी होते हैं, अर्थात इनका संगठन सारे में एक समान होता है। मिश्रण विषमांगी होते हैं, अर्थात इनका संगठन सारे में एक समान नहीं होता। शुद्ध पदार्थों का जो निश्चित गलनांक है, क्वथनांक है, घनत्व है, वह निश्चित ही रहता है। उदाहरण बर्फ का गलनांक 0 डिग्री सेल्सियस, जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस तथा घनत्व 1 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यों होता है। आगे देखते हैं। मिश्रण में कोई निश्चित भौतिक गुण नहीं होता, जैसे क्वथनांक, गलनांक, घनत्व आदि। जैसा कि पहले बताया जा चुका है कि प्रकृति में कोई भी पदार्थ 100% शुद्ध नहीं है। कभी कभी प्राकृतिक रूप से प्राप्त होने वाले पदार्थों में हानिकारक तत्व भी पाए जाते हैं। यदि ये तत्व भोजन में ले लिए जाएं तो भयानक बीमारियां उत्पन्न कर सकते हैं। आगे चलते हैं। जैसे कि उदाहरण सरसों के तेल में कई अन्य तेल मिले रहते हैं जिनसे कि भयानक बीमारियां हो सकती हैं। उपयोगी अवयवों को अलग करना। उपयोगी अवयवों में अलग करने के लिए पेट्रोल एक मुख्य अवयव है जिसको पृथ्वी के अंदर से निकाला जाता है तथा जो पृथ्वी के अंदर से पेट्रोल निकलता है वह शुद्ध अवस्था में नहीं पाया जाता। यह बहुत ज़्यादा गाढ़ा होता है तथा इसके अंदर से एक बहुत ज़्यादा अप्रिय गंध आ रही होती है। तो पहले इसको हम शुद्ध करते हैं तथा उसके बाद ही हम इसको उपयोग में लाते हैं। पेट्रोल का उपयोग आजकल बहुत ज़्यादा वाहनों को चलाने में किया जा रहा है, जैसे कि स्कूटी, कार आदि। आगे देखते हैं। पदार्थ का शुद्ध नमूना प्राप्त करना। तो शुद्ध पदार्थों की आवश्यकता विभिन्न उद्देश्यों के लिए होती है, जैसे कि शुद्ध तांबे से बिजली के तार बनाए जाते हैं, शुद्ध सोने से आभूषण तैयार किए जाते हैं। आगे चलते हैं। हानिकारक अवयवों को पृथक करना। किसी भी मिश्रण से उसके विभिन्न अवयवों को पृथक करना जो कि उसके लिए हानिकारक है, वह हानिकारक अवयवों को पृथक करना कहलाता है, क्योंकि जो हानिकारक अशुद्धियां या पदार्थ होते हैं वह हमारे लिए अच्छे नहीं होते। आगे चलते हैं। जैसे कि उदाहरण है साफ जल में उपस्थित मिट्टी या रेत के कणों को उपयोग करने से पहले हमें अवश्य हटा लेना चाहिए, क्योंकि ये हानिकारक हो सकते हैं। अनावश्यक अवयवों को हटाना। दाल या चावल में उपस्थित छोटे पत्थरों को यदि न हटाया जाए तो ये शरीर के लिए हानिकारक हो सकते हैं। यहाँ पे बेटा कुछ स्मरणीय तथ्य हैं, तो चलिए इन्हें देखते हैं। बीनना, छानना, पीटना, ओसाना आदि दालें तथा गेहूं से
अनावश्यक अवयवों को पृथक करने की विधियां हैं, जिनके बारे में अभी हमने अच्छे से पढ़ा है। किसी मिश्रण से विभिन्न अवयव को पृथक करने की विधियां तलछटीकरण, निथारना, फिल्टरीकरण, वाष्पीकरण, लोडिंग तथा चुंबकीय पृथक्करण आदि हैं। गेहूं से भूसे या अशुद्धियों को पृथक करने की एक विधि ओसाना है। शुद्ध पदार्थ एक ही प्रकार के कणों से बना होता है। सही बात है। एक पदार्थ में निश्चित पदार्थों के दो या दो से अधिक प्रकार के कणों अणुओं से मिलकर इस प्रकार बना होता है कि कणों को भौतिक साधनों से अलग किया जा सके। मिश्रण कहलाता है। पदार्थ के गुणों में परिवर्तन का उपयोग उन्हें मिश्रण से पृथक करने में किया जाता है। पृथक्करण की विधियों को चुनाव हटाए जाने वाले तत्वों की प्रकृति पर निर्भर करता है तथा मिश्रण के तत्वों का पृथक्करण इसमें अनावश्यक तत्वों को हटाकर या इसमें से इच्छित शुद्ध तत्वों को प्राप्त करके किया जाता है। मिश्रण के अवयवों को किसी विधि या विभिन्न विधियों के संगठन द्वारा पृथक किया जाता है। विलयन के कोई रसायन जैसे फिटकरी बांधकर तलछटीकरण की दर को बढ़ाने को लोडिंग कहते हैं। एक फिल्टर के द्वारा द्रव से विभिन्न आकार के अघुलनशील कणों को पृथक करने की विधि को फिल्टरीकरण कहते हैं। वाष्पीकरण की प्रक्रिया द्रवों को क्वथनांक के नीचे गर्म करने पर द्रवों को इसके गैसीय रूप में बदलने को कहते हैं। तलछट को हिलाए बिना शुद्ध विलयन तलछटीकरण के बाद को अलग करने के बाहर निकालने की क्रिया को निथारना कहते हैं। तो बेटा ये सब हमने अभी इस पाठ में पढ़ा है। तो चलिए इस पाठ का अभ्यास शुरू करते हैं। आइए देखते हैं प्रश्न का सही उत्तर के सामने सही का निशान लगाइए। प्रश्न 1 है, एक ही तरह के अणुओं और परमाणुओं से बने पदार्थ शुद्ध पदार्थ कहलाते हैं। नंबर 2, वे पदार्थ जो मिश्रण बनाते हैं वे कहलाते हैं शुद्ध पदार्थ। लोडिंग, ओसाना या अवयव, वह अवयव कहलाते हैं। नंबर 3, गेहूं व अनाज में छोटे छोटे कंकड़ व अन्य अशुद्धियों को दूर करने की विधि कहलाती है। बीनना, छानना, बाष्पन या उपयुक्त सभी। तो बेटा ये बीनना कहलाती है। आगे देखते हैं प्रश्न खा, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। डैश जल में अत्यधिक धातुओं के लवण तथा सड़े हुए कार्बनिक पदार्थ मिले रहते हैं। तो बेटा किस में मिले रहते हैं? अशुद्ध जल में। आगे देखते हैं वह पदार्थ जिससे घरेलू जल फिल्टर बना होता है उसे बिना पॉलिश की चाइना डिश, बेटा मैं आगे लिख देती हूँ, यहाँ स्पेस कम है। चाइना डिश, सरहद पात्र का बना होता है। ठीक है, आगे देखते हैं दूध से क्रीम को मंथन द्वारा पृथक किया जाता है। फिल्ट्रित जल में डैश या डैश डाली जाती है। तो बेटा फिल्ट्रित जल में हम ब्लीचिंग पाउडर तथा ब्लीचिंग पाउडर तथा क्लोरीन की गोली डाली जाती हैं। दो द्रवों को एक दूसरे से डैश द्वारा पृथक किया जाता है। तो बेटा दो द्रवों को एक दूसरे से किसके द्वारा अलग किया जाता है? अवसादन द्वारा।
या निथार कर भी उन्हें अलग किया जा सकता है। तो बेटा मैं इसके आगे लिख देती हूँ, निथार कर। आगे देखते हैं, शुद्ध पदार्थों का निश्चित क्वथनांक गलनांक व घनत्व होता है। ठीक है, शुद्ध पदार्थों का निश्चित क्वथनांक, गलनांक तथा घनत्व होता है। आगे देखते हैं प्रश्न का, सही कथन के सामने सही तथा गलत के सामने गलत का निशान लगाइए। मिश्रण से इसके विभिन्न अवयवों को रासायनिक साधनों द्वारा अलग या पृथक किया जाता है। तो बेटा रासायनिक विधियों द्वारा। ठीक है, सही। ओस कोहरा जल कणों तथा वायु का मिश्रण है। सही। शुद्ध पदार्थ विषमांगी होते हैं। गलत। नमक वाले विलयन से जल प्राप्त करने के लिए मंथन किया जाता है। गलत। छलनी के छिद्रों का आकार पृथक किए जाने वाले कणों के आकार पर निर्भर नहीं करता। गलत। गेहूं की बालियों से अनाज को पृथक करने हेतु ओसाने की प्रक्रिया की जाती है। गलत, क्योंकि बेटा ओसाने की नहीं, पीटने की प्रक्रिया की जाती है। आगे देखते हैं, सही जोड़े बनाइए। प्रश्न घ, गेहूं के आटे से भूसी के पृथक्करण को क्या कहते हैं? छानना। फिटकरी के द्वारा मिट्टी के भारी कणों को एकत्रित करने की प्रक्रिया लोडिंग या तलछटीकरण कहलाती है। दही से मक्खन प्राप्त करने की प्रक्रिया मंथन कहलाती है। विलयन से इसका घुलनशील नमक प्राप्त करने की क्रिया वाष्पीकरण कहलाती है तथा फिल्टर पेपर के उपयोग से विलयन में घुलनशील लवणों को पृथक करने की प्रक्रिया फिल्टीकरण कहलाती है। उसके बाद है बेटा आपका प्रश्न अंघा तथा क्रियाकलाप। तो बेटा इन दोनों ही प्रश्नों को आप स्वयं के द्वारा घर पर करेंगे। तो बेटा ये पाठ आपका यहाँ पे समाप्त होता है। मैं आशा करती हूँ आपको अच्छे से ये पाठ समझ आया होगा। तो चलिए बच्चों, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद।